भैया भैया Good evening, everybody. Welcome to an academy. Welcome to your own channel. I'm your educator Priyanka Bhargav, and let's begin with a bit of chemistry. Thank you, Dibyayan. Audible and visible. Okay. All right. So last class में हमने कुछ बात करी थी और थोड़ा सा लैग आ रहा था आप लोगों को, आई रिमेम्बर. चलिए उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. क्या दिक्कत आ रही थी आपको? आई थिंक इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स हमने कर लिया था. यस, लास्ट पार्ट ये वाला पार्ट रह गया था. इसके अंदर हम एक स्पेक्टेटर आयन के अंदर यस अच्छा, स्पेक्टेटर आयन. अच्छा ओके, पूरा ही कॉन्सेप्ट कर लेते हैं स्पेक्टेटर आयन वाला. ओके, सो हियर स्पेक्टेटर आयन होता क्या है? पहले किसी भी स्पीशीज के अंदर जब रिडॉक्स होता है, ठीक है, तो स्पीशीज के अंदर हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर किस किस के अंदर हो रहा है. तो जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, राइट, रिएक्शन से होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा होता है, उस स्पीशीज को हम स्पेक्टेटर आयन कहते हैं. और ऑफन ऐसा होता है कि हम उस स्पीशीज को, जब हम आयनिक रिएक्शन लिखते हैं, रिडॉक्स के केसेस में हम रिएक्शंस जब लिखते हैं तब हम क्या करते हैं? हम उस स्पीशीज को उड़ा देते हैं, लिखते ही नहीं है. जैसे इस रिएक्शन के अंदर देखो, जैसे हम इस रिएक्शन को हमने कई बार लिखा भी है, पहले भी यूज किया है, और आगे भी आप देखेंगे इस तरीके के रिएक्शंस जिसके अंदर, जैसे हमने यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन का रिएक्शन KOH से हुआ है और इसके बाद इसने ये प्रोडक्ट्स बनाए. तो ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं, इन प्रोडक्ट्स के अंदर आप देखिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे? +1. ठीक है, रिएक्शन होने के बाद भी देखो पोटेशियम का क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही है. ठीक है, सो ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयन. ठीक है, स्पेक्टेटर आयन यानी कि जो स्पेक्टेटर मूक दर्शक की तरह सिर्फ देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा है. स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं? जो जैसे क्रिकेट ग्राउंड्स में जाते हैं तो आसपास पवेलियन में जो भीड़ होती है वो क्या होता है? स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो सिर्फ बाहर से देखने वाले होते हैं. तो यहाँ पर पोटेशियम जो है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर आयन. तो अब यहाँ पे आपसे ये वो केस दिया गया. देखिए ये बहुत लेम केसेस दिए गए हैं जहाँ पे मतलब इक्का दुक्का चांसेस हैं, कभी कुछ पूछ लें. अब अभी जो अगले 10 मिनट में और मैं ऐसे 1-2 केसेस डिस्कस करूंगी जो बहुत रेयर चांसेस होते हैं ऐसे केसेस पूछे जाने के, मगर क्योंकि पढ़ा रही हूँ तो बात पूरी पढ़ाऊं, ऐसा नहीं हो कि केसेस स्किप कर दूं. ठीक है, क्योंकि बहुत डिटेल में हम बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा कंटेंट मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, तो आप बहुत सारी तैयारी इससे कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे स्पेक्टेटर आयन का बाय चांस कभी कोई केस आए आपको करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे? उस केस में आप क्या करेंगे? आप इक्विवेलेंट से करेंगे, क्योंकि देखिए स्पेक्टेटर आयन का तो कुछ ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर, जिसके अंदर स्पेक्टेटर आयन है, उसका एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो इस केस में हमने क्या बात करी थी कि स्पेक्टेटर आयन का पहले अब यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करेंगे. लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करते ही हम यहाँ क्या देखते हैं कि हमें क्या पता है? इक्विवेलेंस ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द इक्विवेलेंस ऑफ अदर रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके भी इक्विवेलेंट्स इसके बराबर होंगे. अब प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ लिखे नहीं क्योंकि हम बात कर रहे थे यहाँ KOH का एन फैक्टर ढूंढने के लिए. आयन हुज ऑक्सीडेशन नंबर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन. सो हमने यहाँ पे सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल लिए. एन का ऑक्सीडेशन नंबर, अब क्लोरीन यहाँ देखिए फटाफट, हमने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला. क्या? 0 से एक तो -1 में जा रही है और एक +5 में जा रही थी, तो हमने देखा कि इसका N1 हो गया 2 और N2 इसका जो हो गया, इट इज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन ना, -1 और +5 में जा रही है. ठीक है, तो क्लोरीन इज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन, तो उसका हमने एन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया 5/3. अब 5/3 एन फैक्टर कैलकुलेट करते ही हमने क्यों करा था? ताकि हमको
क्या मिल सके, हम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सके। सो इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इक्विवेलेंट्स का हमने फॉर्मूला क्या सीखा था पिछली क्लासेस में कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, यहाँ पे आप देखिए क्लोरीन के इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के लिए मोल्स इनटू एन फैक्टर, उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ रिएक्शन को बैलेंस किया। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसकी स्टोइकियोमेट्री हमें क्या बताती है, जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसकी स्टोइकियोमेट्री हमें उसकी नंबर ऑफ मोल्स भी बताती है। आई होप आज तो कोई लैग नहीं है। दिव्यायन यहाँ देखो, Cl2 0 से -1 जा रहा है, 0 से -1 जा रहा है। एक एटम के लिए चेंज कितने का है, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, इसलिए चेंज कितना हुआ, 1 × 2 = 2। फिर 0 से +5 जा रहा है इस कंपाउंड के अंदर, तो आप देखिए चेंज कितने का है, 5 का। एक एटम के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, तो 2 एटम्स के लिए कितने का, 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, इसलिए N2 जो है 10 हुआ और N1 जो है वो 2 हुआ। ये हमने जस्ट इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट में भी यही किया था, यही सेम रिएक्शन यूज करी थी कहीं पे, जहां पे हमने n फैक्टर्स कैलकुलेट किए थे। ये देखो Cl2, राइट, देखो यहाँ पे भी तो आपने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में कैलकुलेट करा था ऐसे ही। ओके, सो यहाँ पे हमको n फैक्टर मिल गया है इसका, और मोल्स इनटू n फैक्टर, मोल्स कितने हैं, 3 मोल्स, n फैक्टर कितना है, 5/3, और दैट शुड बी इक्वल टू मोल्स 6 मिल गए हैं हमको, n फैक्टर ही है जो हमें KOH का ढूंढना है, राइट। सो इस कैलकुलेशन से हमने n फैक्टर KOH का n फैक्टर ढूंढ लिया है, राइट। सो ये 3 से कैंसिल हो गया और ये 6 नीचे आ गया, 5/6, दैट इज द n फैक्टर ऑफ KOH। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे आपने n फैक्टर कैलकुलेट किया। क्रिश क्या बाकी है बेटा, क्या चीज बाकी है क्रिश? Cl2 का बता दूं एक बार, देखो बेटा Cl2 में यहाँ पे हमने क्या किया है, Cl2 क्लोरीन गैस, क्लोरीन का एक एटम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक एटम रिड्यूस हो रहा है। 0 से क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में है, ये क्या है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन है क्लोरीन का। देखो क्लोरीन 0 से एक ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और एक ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में जा रहा है। आप डिस्प्रपोर्शनेशन भूल गए क्या दिव्यायन? ऐसा मत करो भाई, डिस्प्रपोर्शनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, स्पेक्टेटर आयन का हो गया ना, चलिए ठीक है। क्रिश, दिव्यायन एक बार खुद से बोलो कि कैसे निकालते हैं हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए, जो एलिमेंट डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा होता है, जिसका विच इज अंडरगोइंग द सब्सटेंस विच इज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन, उसका हम n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, n1 × n2 / n1 + n2। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ है, 0 से -1 जा रहा है, एक जगह रिडक्शन हो रहा है, 0 से +5 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। भाई डोंट गिव मी अ हार्ट अटैक, कितना इंपॉर्टेंट डिस्प्रपोर्शनेशन भूल गए जिसमें हमने इतने सारे क्वेश्चंस दिए हैं। तो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ n1 × n2, नोटिस नहीं किया। जागते रहो भाई। चलो ओके, सो हियर अब देखिए इस वाली रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, हमको करना पड़ा है बैलेंस। तो हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्यों करते हैं, ताकि हमको बैलेंसिंग ना करनी पड़े। लेकिन यहाँ पर अगर हमें बैलेंसिंग करनी पड़ी तो थोड़ा सा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का जो रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो खत्म हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे ये थोड़े से ऐसे वाले टॉपिक्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ फिर भी ये केसेस बनते हैं तो डिस्कस करने जरूरी हैं। अगला केस है ऐसा केस जिसके अंदर हम n फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। n फैक्टर कैलकुलेट करेंगे ऐसी स्पीशीज का जिसके अंदर, कौन से नंबर का, 6th है ना, 7th,
अभी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, राइट। फॉर अ स्पीशीज इफ अ सब्सटेंस acts as a medium as well as participates in the redox, ठीक है। अगला वाला क्या है, सो इफ अ सब्सटेंस एक्ट्स एज अ मीडियम एज वेल एज अ पार्टिसिपेंट इन द रिडॉक्स, ठीक है। रिडॉक्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और खुद मीडियम की तरह भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो उसका रिडॉक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें अगेन रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती है। मैं वही केस बात कर रही हूं आपसे जिसके अंदर फिर से हमें रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती है, वेयर द रेलेवेंस ऑफ या यू कैन से द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इज अ बिट लॉस्ट, right? So we need to balance the reaction first for all such cases. We need to balance the reaction first, right? Here, so चलिए एक example हम यहाँ पे करते हैं। example KMNO 4, आपका काम है फटाफट यहाँ पे इन सब के n factors कैलकुलेट करना। और अब बाय नाउ हमने इतनी बार इनको यूज कर लिया इन सब्सटेंसेस को कि आपको इनके इन फैक्टर्स अब तो याद हो गए होंगे। चलिए जल्दी से इनके इन फैक्टर्स, जल्दी से इन फैक्टर्स कैलकुलेट करिए इन सबके। मैं यहाँ पे आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दे देती हूँ। ठीक है, चलिए आई होप आपने इन फैक्टर्स सबने अपनी अपनी जगह पे यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए होंगे। प्रोडक्ट में नहीं है क्या? प्रोडक्ट में नहीं है? मैंने गलत लिख दिया रिएक्टेंट में, इट्स नॉट CrC2O4 है, वो ऑक्सिलेट आयन है। आई एम सॉरी, C2O4, आई एम सॉरी, ठीक है, ये ऑक्सिलेट आयन है, ठीक है, ऑक्सिलेट आयन है एंड यस ऑलराइट। Cr प्रोडक्ट में नहीं है, होना ही था, मैंने गड़बड़ कर दी लिखने में। ऑलराइट, सो अब जल्दी से यहाँ पे आपने इन फैक्टर्स निकाल लिए होंगे। Mn +7 से कहाँ जा रहा है? प्लस, कहाँ पे जा रहा है? +2 में जा रहा है। n फैक्टर Mn का कितना हो गया है? n फैक्टर Mn का कितना हो गया है? n फैक्टर Mn का हो गया है, मैंगनीज का n फैक्टर हो गया है 5, मैंगनीज का n फैक्टर हो गया है 5, राइट। और मैंगनीज का n फैक्टर आपने यहाँ देखा कितना है? 5 होता है, 5 कहाँ लिखूं? फैक्टर है 5। ऑक्सिलेट के अंदर प्लस, ऑक्सिलेट के अंदर यहाँ पे एक कार्बन है +3 में, कार्बन डाइऑक्साइड में +4 में। सो एक कार्बन के लिए चेंज है 1 इलेक्ट्रॉन का, तो हमारे पास यहाँ पे इसका n फैक्टर जो आ रहा है 2 एटम्स के लिए, एक ये हो गया अपना 2, ठीक है। यस, यही आया है होगा आपका भी, आई होप।
राइट। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं हमें एक्चुअली करना क्या है। इस केस में हम n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट एक्सचेंज ऑफ नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये कौन होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? बैलेंसिंग करते वक्त जो नंबर आप आगे लिखते हैं, जो हमें मोल्स भी इंडिकेट करता है, उसको कहते हैं हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो ऐसे केसेस में जहां पे HCl, देखिए HCl रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन क्या ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड नहीं कर रहा है रिएक्शन होने के लिए? हाँ। सो यहाँ पे HCl जो है एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड कर रहा है। सो ऐसे केसेस में हमको क्या करना है, पहले तो n फैक्टर कैलकुलेट करना है ताकि हमको क्या पता चल जाए, नेट इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज। सो नेट इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज पता करने के बाद हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है ताकि हमको इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता चल जाए। तो अभी हमको यहाँ पे 2 और 5 मिल गया है। सो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हम कैसे करेंगे, एलसीएम निकाल ले 2 और 5 का। ये दोनों कौन है, ये दोनों n फैक्टर्स हैं, इनका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा भाई, 10 ही आएगा। सो इनका एलसीएम 10 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का n फैक्टर निकालें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, उठा लिखो कितना, 10/2 कितना आया, 5। n फैक्टर कितना आया, 5, राइट। यहाँ पे n फैक्टर कितना आ गया, 5। अब आप लाइन लगा दो, क्या है इसका 10/5, इसका n फैक्टर 2 आ गया। बोलो आया नहीं आया। HCl का n फैक्टर निकालना, लिखो 10/16 कैलकुलेट कर लेना। इसका n फैक्टर निकालना हो 10/2, 5 आ गया। इसका n फैक्टर निकालना हो 10/10, 1 आ गया। इसका n फैक्टर निकालना हो KCl का 10/12 कर लेना कैलकुलेट, और इधर भी 10/8। सो ऐसे निकालते हैं इनका n फैक्टर, राइट। ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम इनका n फैक्टर, ठीक है, राइट। चलिए गुड दिव्यायन, एक क्वेश्चन और कर लो ऐसा, एक रिएक्शन इसी पेज पे लिख देती हूँ, एक रिएक्शन और कर लो ऐसी ताकि कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर लो, राइट। K2Cr2O7 प्लस 14 HCl, बैलेंस करके ही दे दे रही हूँ मैं आपको, 2CrCl3 प्लस 3Cl2 प्लस 2 KCl प्लस 7 H2O। ठीक है, ये क्लियर नहीं दिख रहा है। प्लस 7H2O, ठीक है। जल्दी से इसके n फैक्टर्स निकालिए। अब आप देखिए चेंज किस किस के अंदर आ रहा है, चेंज देखिए किस किस के अंदर आ रहा है। एक क्रोमियम में चेंज आएगा और दूसरा क्लोरीन में चेंज आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज किस किस के अंदर दिखेगा आपको, क्रोमियम में +6 से +3 और क्लोरीन में -1 से 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बैलेंस करने की जरूरत है और जल्दी से निकालिए इनके n फैक्टर्स। ओके, क्रोमियम के अंदर n फैक्टर यहाँ पे +6 और यहाँ पे +3, तो चेंज कितने का है, चेंज कितने का है, चेंज है 6 का। n फैक्टर कितना आ गया, 6। एक एटम के लिए 3 का, 2 एटम के लिए 6 का। ऑल राइट, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा थोड़ा, क्लोराइड चेंज कितने का है, -1 से 0, -1 से 0, चेंज कितने का है, 1 का चेंज है। यहाँ पे चेंज कितने का है, तो n फैक्टर HCl का कितना हो गया, 1 × 1, सो दैट इज 1, ठीक है। अब क्या करना था, सेकेंड स्टेप क्या था, पहला स्टेप था वी नीड टू बैलेंस फर्स्ट, बैलेंसिंग कर लिया। दूसरा स्टेप था n फैक्टर कैलकुलेट करना, n फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। तीसरा स्टेप था LCM निकालना, LCM निकालो भाई, तीसरा स्टेप करो, LCM निकालो। LCM निकालने के लिए थर्ड स्टेप हियर, थर्ड स्टेप LCM किसका किसका निकालना है, LCM ऑफ n फैक्टर्स। LCM ऑफ n फैक्टर कितना है, 6 and 1, सो LCM कितना आया ऑफ 6 and 1, कितना आया, 6 आया। अब क्या करना है, चौथा स्टेप था, बस अब उठा के n फैक्टर निकाल दो। दिस इज द फोर्थ स्टेप। क्या करना है, n फैक्टर पूरी इक्वेशन का निकालते जाओ। कैसे निकालोगे, डिवाइडिंग इट बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नेट इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज LCM से आ गया। ये क्या निकाला है, LCM क्यों निकाला है आपने,
नेट इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज निकाला है आपने कि 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है, राइट। सो ये एलसीएम से अब आप क्या करते जाओ, बस यहाँ पे निकालते जाओ इन सबका एन फैक्टर, राइट। एन फैक्टर निकालो, कैसे निकालोगे, 6/1, 6 आ गया, 14 इधर, इधर 6/14, इधर 6/2, ये आ गया 3, इधर 6/3, ये आ गया 0.5, ये 6/2 और इधर 6/7, राइट। आई होप आपने ये कर लिया होगा। अरे भाई टोटल एन फैक्टर निकालना है ना, ये नेट इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज, यहां भी तो यही किया था, टोटल इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कितने हो रहे हैं, नेट इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज निकालना है। रिडॉक्स बेटा, अभी रिडॉक्स में अब बस हमको ऑक्सीडेशन नंबर और सॉरी बैलेंसिंग बची है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक और बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग बची है, और उसके बाद हमें टाइट्रेशन बचा है। सो इंपॉर्टेंट पार्ट ये बचा है माधव, राइट। तो ये सब बेस बिल्डअप हो रहा है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टाइट्रेशन के लिए, जो कि लास्ट पार्ट होगा, जो कि सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और उसको अच्छे अच्छे लोगों को करने में झाग आ जाते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स आई मीन टू से कि इट इज वेरी डिफिकल्ट होता है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है, तो करना ही है उसको तो, ठीक है, राइट। चलिए, ज्यादा फास्ट हो गया, चलो देख लेते हैं एक बार, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या देखना है, एन फैक्टर इस केस में, इस तरह के केसेस में जहां पे एक सब्सटेंस मीडियम की तरह भी काम कर रहा है और दूसरा रिडॉक्स में खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि सब्सटेंस जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है एसिड, वो खुद रिडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे जहां पे ये सब्सटेंस खुद ही एसिडिक मीडियम की तरह भी काम कर रहा है और खुद से रिडॉक्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, उस केस में हमको एन फैक्टर कैलकुलेट करना हो, नेट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कैलकुलेट करना हो, एक्सचेंज कैलकुलेट करना हो, एन फैक्टर कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रिडॉक्स, पहले हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद हम उसके अलावा हर एलिमेंट का एन फैक्टर, नेट इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखते हैं कि KMnO4 में जैसे मैंगनीज का हमने एन फैक्टर निकाला, फिर हमने ऑक्जेलेट का एन फैक्टर निकाला, ठीक है। एन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं या उनका एलसीएम निकाल लेते हैं, ताकि हमें नेट इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज पता चल जाए कि इस पूरे रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर ट्रांसफर हुए हैं। उसके लिए हमने नेट इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज निकालने के लिए हमने एन फैक्टर, ये हमने एलसीएम लिया है। उसके बाद उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, बस इतना सा ही काम किया है, कुछ बहुत बड़ा पहाड़ नहीं करा है, सिर्फ बैलेंस किया है, एन फैक्टर कैलकुलेट किया, उनको मल्टीप्लाई कर दिया या उनका एलसीएम ले लिया, डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दिस विल गिव यू एन फैक्टर ऑफ द एंटायर इक्वेशन। बस उठा के क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एन फैक्टर, जो भी एन फैक्टर आया है उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते चले जाओ। देखो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। सो हमने बस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया है, कुछ खास नहीं किया है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एक दो लेम केसेस और डिस्कस करते हैं, ये लेम ही हैं, इनको मैं लेम केसेस ही कहूंगी, राइट। एन फैक्टर फॉर अ, सब कुछ कर दिया तो इनको भी क्यों छोड़ें, एन फैक्टर फॉर, लेकिन इनको गिनती नहीं कर रही मैं, ठीक है। सो एन फैक्टर फॉर नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, फॉर नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, 2 मिनट लगेंगे इनको करने में, और ये बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सो ऐसी रिएक्शन नॉन रिडॉक्स कौन कौन सी पड़ी है, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट पड़ी है, उसी का एक टाइप है प्रेसिपिटेशन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट कह लो या प्रेसिपिटेशन कह लो, ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बन रहा हो, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन रिडॉक्स वही होती है जहां पे एन फैक्टर चेंज नहीं हो रहा होता है किसी का भी, राइट। सो इसके अंदर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन हाउ द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, इट इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, बेस्ड ऑन चार्ज ट्रांसफर between ions,
ठीक है, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन आयंस। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होता है, चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है वो देखते हैं हम यहाँ। देखो एग्जाम्पल से देखो, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब आप यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये यहां से अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, मैग्नीशियम का पार्टनर पहले क्लोरीन था, अब मैग्नीशियम का पार्टनर नाइट्रेट है। करेक्ट, यही हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट में, केटायन अपना पार्टनर चेंज कर रहा है। तो आप देखो यहां से कितना चार्ज, कितने क्लोराइड आयन ट्रांसफर हो रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड से कितने क्लोराइड आयन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2। तो यही इसका एन फैक्टर है, बस बात खत्म। ठीक है, सो यही इसका एन फैक्टर है। हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया, यहां से कितने 2 क्लोराइड आयन ट्रांसफर हो रहे हैं। आप यहाँ क्लोराइड देख सकते हैं, यहां से अभी 2 क्लोरीन यहां चले गए हैं, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे 2 का चार्ज ट्रांसफर हुआ है, 2 क्लोराइड आयन ट्रांसफर हुए हैं। उल्टा देख लो, सोडियम के पास पहले 1 नाइट्राइड था, ठीक है, अभी यहाँ पे कितने नाइट्रेट आयंस हो गए, सॉरी नाइट्राइड बोल दिया मैंने गलती से, कितने नाइट्राइड चले गए हैं, मैग्नीशियम के पास 2 नाइट्रेट गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस इतना सा ही देखना था आपको। राइट, तो यहाँ पे अब देख लो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, इसका एन फैक्टर हो गया 2/1। उठाओ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। यहाँ पे सोडियम के अंदर नाइट्रेट, यहाँ पे कितने हमने कितना चार्ज ट्रांसफर देखा, एन फैक्टर इसका हो गया चार्ज ट्रांसफर्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, नेट चार्ज ट्रांसफर्ड अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। ये बैलेंस्ड ही है, हाँ ठीक है। यहाँ पर भी 2/1, एन फैक्टर कितना हो गया 2/1 दैट इज 2। यहाँ पर भी एन फैक्टर कितना हो गया 2/2 दैट इज 1। बस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मतलब ये थोड़ा सा फालतू ही है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया क्योंकि ये भी आ जाए, पूछ ले, पढ़ ही रहे हैं तो 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, इसको भी कवर कर ही लेना चाहिए। इतना सा अभी हम छोड़े ही क्यों, कोई भी नाम क्यों करे कि हमने ये भी छोड़ दिया। नंबर ऑफ क्लोराइड, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कितने आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 क्लोराइड आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आयन चार्ज ट्रांसफर ही तो हो रहा है। नंबर ऑफ क्लोराइड आयन ट्रांसफर, चार्ज ही तो ट्रांसफर हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट ऑक्साइड में कैसे होगा भाई, ये हम किस में करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन में करते हैं ना, न्यूट्रलाइजेशन में करते हैं ना डबल डिस्प्लेसमेंट। ये वहां पे कैसे होगा, ऑक्साइड के लिए तो हम ऑलरेडी बहुत एग्जांपल्स कर चुके हैं बेटा, जहाँ पे ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रेसिपिटेशन का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, अब आप इसको करके एक बार देख लो। इसमें भी सेम यही टेक्निक लगा के देख लो ताकि आपको कंफर्ट आ जाए कि हाँ भाई ये भी हमने कर लिया है, कोई भी चीज ऐसी ना रहे जो आपने ना करी हो। पोटेशियम बैलेंस्ड, ये 2 बैलेंस्ड। ठीक है, एक बार करके देखो, बताओ यहाँ से कितने नाइट्रेट ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने नाइट्रेट आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो कितने नाइट्रेट आयन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 नाइट्रेट आयन जा रहे हैं ना, तो लेड नाइट्रेट का के अंदर आप अब इसका नेट एक्सचेंज कितना बताएंगे 2 का, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। इधर आयोडाइड, अब यहाँ पे 2 आयोडाइड आ गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है क्रिश, वेरी गुड। चलो अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, हमने फालतू बातें कर ली, ये सब फालतू बात ये दो जो एग्जाम्पल करे, इसके बाद अब हम काम की बात करते हैं और बहुत ज्यादा काम की बात करते हैं। नाउ वी आर बिगिनिंग विद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एन फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एन फैक्टर of some common oxidizing agents. Oxidizing agents, अभी हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर आपको याद होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? द वन विच इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन, उसका खुद का रिडक्शन हो रहा होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ रिएक्शन। तो जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो वहां पे उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो रहा होता है। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम परमैंगनेट। राइट, आपने इतनी बार नाम सुन लिया इसका, अब तो आपको इसका फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। सबसे पहला पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4, राइट, KMnO4, potassium permanganate. Now this potassium permanganate is a very strong oxidizing agent, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, राइट, और ये सेल्फ इंडिकेटर है, यानी कि इसका खुद का कलर क्या होता है? इसका कलर होता है पिंक या इंटेंस पिंक या पर्पल या डार्क पिंक, जो भी आप कहना चाहें इसको। डार्कर टोन में अगर चला जाए तो डार्क पिंक हो जाएगा या पर्पलिश दिखेगा, राइट, डीप पिंक दिखेगा। सो हम कहते हैं कि अब क्या हो रहा है, ये इंडिकेटर की तरह काम करता है, यानी कि किसी रिएक्शन में आप एसिड बेस रिएक्शन करा रहे हैं और आपने इसे एसिड बेस नहीं, आपने एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन करानी है, आपने एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन करानी है और आपने इसको यूज किया है और आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है। तो जिस वक्त, अब KMnO4 का कलर क्या है? पिंक, ठीक है, KMnO4 का कलर क्या है? पिंक। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब होगा तो जितना जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इनके बीच में जब रिएक्शन होगा तो जब तक पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो पूरा कंज्यूम नहीं हो जाएगा तब तक पिंक कलर हमको रिएक्शन में दिखता है। और जैसे ही पूरा का पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूटिलाइज हो गया वो पिंक कलरेशन खत्म हो जाएगा। सो ये इंडिकेटर का काम करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेल्फ इंडिकेटर, ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेल्फ इंडिकेटर, क्योंकि वो जो पिंक कलर हमें पोटेशियम परमैंगनेट का दिख रहा था, जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया तो वो पिंक कलर गायब हो जाएगा। इसलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा सेल्फ इंडिकेटर है, और तीसरा ये तीनों मीडियम्स में काम करता है। ये एसिडिक मीडियम में भी काम कर सकता है, ये बेसिक मीडियम में भी काम कर सकता है, ये न्यूट्रल मीडियम में भी काम कर सकता है। तीनों में ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। सो दैट इज व्हाई, हाँ, लेकिन बस अलग अलग तरीके से काम करता है, राइट, और कलर चेंज इसका दिखता है हमको, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर ये सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। सेल्फ इंडिकेटर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है, कलर चेंज करता है एंड पॉइंट पे, और मीडियम डिपेंडेंट है, बस ये बात याद रखनी है, इट इज मीडियम डिपेंडेंट, यानी कि तीनों मीडियम्स में काम करता है। सेल्फ इंडिकेटर इंटेंस पिंक से, कलर भी लिखी देना, इंटेंस पिंक का मतलब डीप पिंक, डीप पिंक या डार्क पिंक, ऐसे डार्क पिंक याद रखो, चलो, डार्क पिंक से कलरलेस हो जाता है, डिपेंड कर रहा है कहाँ पे रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कलर चेंज शो करेगा। सो इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या हुआ दिव्यांग, पीछे करके देख लेना बेटा थोड़ा सा, है ना। आज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको खत्म करना है आज, मैं मतलब बीच में नहीं छोड़ना चाहती, नहीं तो टाइम अप हो जाएगा तो फिर छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद बायो की क्लास है, ओके। सो चलो, अब MnO4, पोटेशियम को छोड़ देते हैं, स्पेक्टेटर आयन है, पोटेशियम को छोड़ देते हैं, हमें काम मेन किससे, मैंगनेट से, पर मैंगनेट से, MnO4 माइनस से, ठीक है, MnO4 माइनस। इसी आयन का कलर है जो इंटेंस पिंक कलर है, ठीक है, इसी आयन का कलर है जो डीप पिंक कलर है, डार्क पिंक, डीप पिंक, ठीक है, डार्क पिंक जो कलर है वो इसी आयन का कलर है। जब तक ये आयन प्रेजेंट है
तब तक, जब तक ये आयन प्रेजेंट है तब तक कलर पिंक शो करता रहेगा, ठीक है। जैसे ये आयन कंज्यूम हो गया, जैसे ही ये कंज्यूम हो गया, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद रिड्यूस हो गया। ये किस में रिड्यूस हो गया? जैसे ही इसका रिडक्शन हो गया वैसे ही पिंक कलर, जैसे ही इसका पूरे क्वांटिटी का रिडक्शन हो गया वैसे ही इसका कलर चला जाएगा, ठीक है। चलिए, सो ये 3 तरीके से काम करता है, 3 मीडियम्स में काम करता है, तीनों में अलग अलग रिजल्ट देता है, ठीक है। MnO4 माइनस यहां पे जिस समय एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है, जिस समय एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है, एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में और बेसिक या एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। बेसिक या एल्कलाइन मीडियम में, तीनों मीडियम्स में ये अलग अलग रिजल्ट देता है, ठीक है। सो जब ये एसिडिक मीडियम में जाएगा तो ये MnO4 से Mn2+ में चेंज हो जाएगा। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7। आप कई बार निकाल चुके हैं, कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं। तो +7 से ये +2 में चला जाएगा, +7 से ये +2 में चला जाएगा, +7 से ये +2 में चला जाएगा। मेरे साथ साथ बोलो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पे टिकी हैं सारी रिडॉक्स रिएक्शन जिसके बारे में आप सारी बात करने वाले हैं। साथ साथ अभी के अभी याद करना है इसको हमें, ठीक है। Mn +7 से +2 में चला जाएगा, किसमें? एसिडिक मीडियम में, राइट। तो यहां पे इसका n फैक्टर, n फैक्टर कितना है? 7 से 2 का चेंज 5, n फैक्टर कितना है? 5। गलत कलर यूज कर लिया, अंधेरा कायम रहे हो गया है यहाँ तो। सो यहाँ पे इसका n फैक्टर कितना है? n फैक्टर इसका हो जाएगा, n फैक्टर कितना है इसका? 5। कितना हो जाएगा n फैक्टर इसका? 5। कहाँ पे? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना है? 5। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, फिर चलते हैं आगे न्यूट्रल मीडियम की तरफ। न्यूट्रल मीडियम में ये बदलता है MnO2 में, ठीक है। MnO2 डॉट H2O, या इसको हम यूं भी लिखते हैं MnOOH का होल ट्वाइस। बाकी आपको इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, आपको याद क्या रखना है? इसका n फैक्टर। न्यूट्रल मीडियम में इसका आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए, देखिए इसका n फैक्टर कितना आ रहा है? MnO2 में +4 आ रहा है। क्या आ रहा है? n फैक्टर +4 ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ रहा है। तो चेंज इन n फैक्टर कितना है? आप देखिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि n फैक्टर कितना है? न्यूट्रल मीडियम में इसका n फैक्टर कितना है? 7 - 4 3। कितना है? 7 - 4 3। कितना है? 7 - 4 3। n फैक्टर कितना है? 3, राइट। ठीक बात है। n फैक्टर कितना आ रहा है? 3 न्यूट्रल मीडियम में, या हम स्लाइटली एल्कलाइन में भी कह सकते हैं, बहुत स्लाइटली बेसिक हो या न्यूट्रल मीडियम हो, उसके अंदर n फैक्टर कितना है इसका? 3, राइट। नेक्स्ट वन बेसिक मीडियम में ये MnO4 माइनस मैंगनेट आयन में चेंज हो जाता है, जहां पे इसका n फैक्टर है, जहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है मैंगनीज का 6। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है 6। आपको याद होगा हमने मैंगनीज के लिए बात करी थी कि इट हैज गॉट अ वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स शो करता है। देखिए यहाँ पे इसने इसी एक मैंगनेट आयन ने 4 ऑक्सीडेशन नंबर्स डिस्प्ले कर रखे हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +7, और यहाँ पे इसने 246 डिस्प्ले कर रखा है। 246 याद रखना है। एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2, 4 और 6, इसी ऑर्डर में, या आप n फैक्टर्स के थ्रू याद रख सकते हैं। n फैक्टर याद रखिएगा आप, तो मोर इंपॉर्टेंट वो है। यहाँ पे इसका n फैक्टर है 1, n फैक्टर है 1। बेसिक मीडियम में इसका n फैक्टर है 1। सो हमने क्या किया? अभी क्या देखा हमने?
ऑलराइट, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि +7 से +2 में चला गया एसिडिक मीडियम में, तो एन फैक्टर आया 5, +7 से मैंगनीज न्यूट्रल मीडियम के अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया और इसका एन फैक्टर आया 3, +7 से +6 में चला गया बेसिक मीडियम में और इसका एन फैक्टर आया 1, इसका एन फैक्टर आया 1। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये चेंज और ये चेंज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ आप इसके कलर्स भी नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसके कलर्स भी नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे ही +7 से +2 में जाता है ये कलरलेस हो जाता है। मैंने आपसे अभी अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि ये कंज्यूम हो जाता है, सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो डार्क पिंक से जैसे ही एसिडिक मीडियम में इसका रिडक्शन होता है, जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरा कंज्यूम हो जाता है, जैसे इसका पूरे का रिडक्शन हो जाता है, हम देखते हैं डार्क पिंक से ये कलरलेस में चेंज हो गया है एसिडिक मीडियम में। वहीं अगर ये बेसिक मीडियम में न्यूट्रल मीडियम में अंदर जाता है तो ये डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर शो करता है जैसे ये Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। न्यूट्रल मीडियम के अंदर डार्क ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, डार्क ब्राउन कलरेशन शो करता है, डार्क पिंक से डार्क ब्राउन में चेंज हो जाता है। और अगर ये बेसिक मीडियम में जाता है तो ये ग्रीनिश सोल्यूशन बना लेता है, ग्रीनिश कलर शो करता है। ठीक है, ग्रीनिश कलर शो करता है, मैंगनेट आयन ग्रीनिश कलर शो करता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये है पोटेशियम परमैंगनेट जो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है अलग अलग मीडियम में। ठीक है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और जिसमें से एसिडिक मीडियम में इसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? एसिडिक मीडियम में आपको ये कभी भी बताया नहीं जाता है कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे और एसिडिक मीडियम में बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करता है। तो जब भी बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन अगर इसकी हो रही है तो वहां पे आपको प्रोडक्ट्स बता दिए जाते हैं, लेकिन एसिडिक मीडियम के अंदर जब ये रिएक्शन कर रहा है तो इसके प्रोडक्ट्स बताए नहीं जाते हैं, आपको उसके प्रोडक्ट्स याद होने होते हैं। ठीक है, कि ये खुद ऑक्सीडाइज, खुद रिड्यूस होकर के क्या बन रहा है और जिसको ऑक्सीडाइज कर रहा है उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। राइट, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए, सो KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपने ये इतना लर्न कर लिया होगा अभी अभी साथ में। नाउ हियर KMnO4 is a very strong oxidizing agent and reduces the following as. Now, अब मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट याद कराने जा रही हूं। आपको यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि KMnO4 खुद तो Mn+2 में रिड्यूस हो जाएगा, Mn+7 से खुद तो +2 में रिड्यूस हो जाएगा और बाकी सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करेगा किस में? एंड ऑक्सीडाइजेस द फॉलोइंग एज। बाकी जो सब्सटेंस है जिसके लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है उसका क्या करेगा, वो प्रोडक्ट्स हमको याद रखने होते हैं। चलिए, सो वो प्रोडक्ट्स आपको बताए नहीं जाते हैं। तो सबसे पहला ये किस किस को रिड्यूस करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है। ये सबसे पहले Fe+2 को Fe3+ में चेंज करता है, ये Fe+2 को +3 में कन्वर्ट करता है। Fe+2 को याद करिए, मेरे साथ साथ बोलिए, Fe+2 को Fe+3 में। बेटा मीडियम यानी कि अगर हम एसिड डाल रहे हैं, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है यानी कि एसिड की क्वांटिटी है उसके अंदर, तब कृष अगर आपने ये रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे अभी हमने पिछली रिएक्शन देखी थी, कहाँ गई ये वाली रिएक्शन, देखो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन के अंदर हमने एसिड लिया है तो एसिड की प्रेजेंस में Mn+7 Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये मीडियम के हिसाब से, अगर यहाँ इसकी जगह बेस होता, हमने एसिड की जगह अगर बेस लिया होता, तब ये Mn+7 किस में कन्वर्ट हो रहा होता, Mn+6 में कन्वर्ट हो रहा होता, तो कंपाउंड डिफरेंट बनाता, ये मतलब है।
ठीक है। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम के फर्क होने से ये फर्क आता है, एसिडिक या बेसिक मीडियम होने से ये चेंज, मीडियम चेंज होने से ये फर्क होता है कि प्रोडक्ट्स बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो MnO4 है अगर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो Mn+2 का कंपाउंड बनाएगा, अगर न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करता है तो Mn+4 का कंपाउंड बनाएगा, और अगर Mn+7 बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो जो कंपाउंड बनेगा वो Mn+6 का बनेगा, मैंगनीज +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। चलिए सो अब देखते हैं कि ये तो मैंगनीज का क्या होगा वो बता दिया, अब जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है, जिस पे रिएक्शन कर रहा है उसका क्या होगा वो देखना है हमको। आयरन को ये ऑक्सीडाइज करके, आयरन को, अब आप कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ साथ लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार रिपीट करिए, बार बार बोलिए, ताकि देन एंड देयर यहीं कहीं आपको ये याद हो जाए, ये बार बार बोलना है आपको, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे पूरी रिएक्शन लिखनी है, राइट। मैंगनीज, मैंगनेट आयन MnO4 माइनस, पोटेशियम को छोड़ देते हैं, आयनिक फॉर्म में लिखते हैं, Fe2+ के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है H+, तो खुद किस में कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में, यही सीख के आए हैं अपन। इसके बाद ये आयरन को किस में कन्वर्ट कर रहा है Fe3+ में, और ये जो H+ है ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को लेकर के वाटर बनाएगा, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को लेकर के वाटर बनाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप, ये 4 ऑक्सीजन है तो वहां पे 4 वाटर, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज अप हो जाएंगे। आप देखिए क्या रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन को देखिए, ध्यान से देखिए, MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका ऑक्सीडेशन करा रहा है, Fe2+ का ऑक्सीडेशन करा रहा है। अब ऑक्सीडेशन कराएगा तो खुद तो ये रिड्यूस हो गया Mn2+ में, और Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर दिया 3+ में, कहां पे, एसिडिक मीडियम में, कहां पे, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में। सो एसिडिक मीडियम में H+ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखिए इस रिएक्शन को पहले 2 बार 3 बार बोलिए, समझिए, और उसके बाद खुद से लिखिए, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। कॉपी पेन लेके बैठिए और उसके बाद ही इस रिएक्शन को करिए साथ में, ठीक है। 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पे एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर मैंगनीज का +7 से ये +2 में जा रहा है, सो इसका एन फैक्टर यहाँ पे +5 आ रहा है। हमने क्या कहा था, मैंगनीज का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता है, एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 ही होता है, देखिए आ गया। और आयरन के अंदर चेंज कितना आया है, +2 से +3, +2 से +3, सो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना आया है, 1, ठीक है। एन फैक्टर कितना आया है, 1, कितने का चेंज है, 1 का चेंज है, तो एन फैक्टर कितना आया है, 1, +2 से +3, राइट। सो यहाँ पे, अच्छा, अब नेक्स्ट सेकेंड वन, सेकेंड अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड, अनदर इंपॉर्टेंट आयन जिसके साथ परमैंगनेट का रिएक्शन होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम के अंदर। अब यहाँ पे परमैंगनेट आयन जब ऑक्सिलेट आयन के साथ रिएक्शन करता है, परमैंगनेट आयन जब ऑक्सिलेट आयन के साथ रिएक्शन करता है तो उसे कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ये प्रोडक्ट्स हमको याद होने चाहिए, किसका क्या हाल करता है ये हमें याद होना चाहिए। एसिडिक मीडियम में कभी भी आपको प्रोडक्ट्स नहीं दिए होंगे, ये आपको पता होने चाहिए। सो पता होने के लिए हम इसे अभी के अभी याद कर रहे हैं। ऑक्सिलेट आयन को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सिलेट आयन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। बार बार बोलिए, ऑक्सिलेट आयन को ये कन्वर्ट कर देता है C2O4 2-, ऑक्सिलेट आयन होता है 2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सिलेट आयन को ये कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सिलेट आयन को ये कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में। चलिए रिएक्शन देखते हैं, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2-। आई होप आपको ये तो पता होगा ऑक्सिलेट आयन क्या होता है। ये देखो ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, इस ऑक्सैलिक एसिड में से ये एक H+ चला गया, ये दूसरा H+ चला गया, तो यहाँ पे दोनों पे माइनस माइनस का चार्ज आ गया, तो हमने इसको क्या लिखा, C2
O4 और ये 2 माइनस 2 माइनस, राइट, ये होता है ऑक्सिलेट आयन, अगर आपको नहीं याद हो तो। ओके, सो मैंगनेट, पर मैंगनेट आयन ऑक्सिलेट आयन के साथ रिएक्शन करता है जब एसिडिक मीडियम में, तब क्या करता है, तब क्या करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है Mn2+ में, Mn2+ में। ऑक्सिलेट को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये H+ किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। H+ किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। H+ किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। यहाँ का ऑक्सीजन ले भागा, ठीक है। चलो अब देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये +7 से गया +2 में, तो यहाँ पे चेंज है कितने का, इसका इन फैक्टर है कितना, 5, इसका इन फैक्टर है कितना, 5। अब ऑक्सिलेट आयन में हम कई बार निकाल चुके हैं, सो ईच, अब ये आप थरो हो गए होंगे, ईच कार्बन गेट्स अ +3 चार्ज, ईच कार्बन गेट्स अ +3 चार्ज, राइट, ऑक्सीडेशन नंबर। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है 4। सो यहाँ पे एक एटम के लिए चेंज 1 इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन यहाँ पे एन फैक्टर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 × 2 विल गिव यू 2। सो ऑक्सिलेट आयन का एन फैक्टर कितना है, 2। ऑक्सिलेट आयन का एन फैक्टर कितना है, 2। देख रहे हैं, ठीक है, राइट। सो अब आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। हाँ बेटा, ये सारी रिएक्शंस हम अभी एसिडिक मीडियम में ही पढ़ रहे हैं। ये सारी रिएक्शंस हमने यही बात करी है कि KMnO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेस द फॉलोइंग एज। अब ये कहां पे बात कर रहे हैं हम, इन एसिडिक मीडियम। ये कहां पे बात कर रहे हैं हम, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, हम एसिडिक मीडियम की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए सब जगह हमने यहाँ H+ लगाया हुआ है, ठीक है। ये सब एसिडिक मीडियम में ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ऑक्सिलेट आयन को किस में कन्वर्ट करता है, ऑक्सिलेट आयन को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। फेरस आयन को किस में कन्वर्ट करता है, फेरिक में। ऑक्सिलेट को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। देखो ऑक्सिलेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। खुद किस में रिड्यूस हो रहा है, Mn2+ में। खुद किस में रिड्यूस हो रहा है, Mn2+ में। MnO4- से Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, MnO4- से Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। और ये खुद क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। आई होप आपको ये दोनों याद हो गए होंगे अब तक। नहीं बेटा, बेसिक मीडियम में अभी देखो, अभी हमने करा था ना, बेसिक मीडियम में प्रोडक्ट MnO4- हो जाएगा, मतलब मैंगनीज जो है हमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। क्रिश, बेसिक मीडियम में प्रोडक्ट्स बदल जाएंगे, ठीक है, बेसिक मीडियम में प्रोडक्ट्स बदल जाएंगे। हेलो आदर्श, ओके, नेक्स्ट मूविंग फर्दर another important reaction which it undergoes is third one आयोडाइड आयन को ये आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, जब भी KMnO4 का रिएक्शन, जब भी KMnO4 को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं तो वो आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। चलो आओ देखते हैं कैसे। KMnO4 प्लस, या हम इसे MnO4 ही लिखें, के क्यों बीच में घुसाएं, इसका तो कुछ काम है ही नहीं, स्पेक्टेटर रखा। चलो, MnO4- प्लस आयोडीन प्लस एसिडिक मीडियम। देखो हम सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा कि किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, कौन, और खुद क्या हो रहा है, और किस में, एसिडिक मीडियम में। हम बस यही बात कर रहे हैं बार बार। अब बताओ, जल्दी बताओ, अब तक तुमने बता दिया होगा MnO4- किस में कन्वर्ट हो रहा है, जल्दी बताओ किस में कन्वर्ट होगा, Mn2+ में। हाँ, और आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडाइड जो है देखो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और H+ किस में कन्वर्ट होगा, H+ जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, H+ जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखो +7 किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, याद करो, हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। एसिडिक मीडियम में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7, और एसिडिक मीडियम में जब वो चेंज होता है, रिएक्शन करता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +5, सॉरी +7 से +2, +7 से +2, एन फैक्टर 5, राइट। देखो +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एन फैक्टर
5। आयोडीन को ध्यान से देखो, -1 से 0, -1 से 0, सो n फैक्टर हियर इज 1, -1 से 0। ध्यान से देखो, मैंगनेट परमैंगनेट आयन आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है और खुद Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है एसिडिक मीडियम में, राइट। देखो यहाँ पे नेक्स्ट वन, अगला वाला देखते हैं। देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट वन, अच्छा अगर यहाँ पे आयोडीन का n फैक्टर निकालना हो तो जल्दी बताओ कैसे निकालोगे, जल्दी से निकाल के दिखाओ मुझे। आयोडीन का n फैक्टर निकाल के दिखाओ। आयोडाइड का तो मैंने बता दिया, आयोडीन का n फैक्टर बताओ कैसे करोगे। हम कर चुके हैं ऐसे, मैं पानी पी लेती हूँ, आप निकालो आयोडीन का n फैक्टर। बच्चों ये हम बेस बिल्ड कर रहे हैं टाइट्रेशन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं हम ये, ठीक है। चलो आयोडीन का n फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, रिवर्स बात कर लो। 0 से -1 कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। एक एटम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, वहां आयोडीन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो कितने का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ। सो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 × 2 दैट इज 2 हो जाएगा इसका n फैक्टर। ऐसे ही किया था हमने अभी तक, राइट। मैंगनीज और हाँ देखो मैंगनेट का कितना, मैंगनेट का n फैक्टर यहाँ पे, पर मैंगनेट का सॉरी n फैक्टर यहाँ पे 5 आया था। यहाँ पर देखो मैंगनीज का क्या आ जाएगा, Mn2+ का n फैक्टर कितना आ जाएगा, इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा, इसका n फैक्टर यहाँ पे 5 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 7 का चेंज, 5 का चेंज है, एक ही एटम है, सो 5 आएगा। चलो अगला करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टाइप का रिएक्शन है H2S के साथ जब ये रिएक्शन करेगा, जब परमैंगनेट आयन H2S के साथ रिएक्शन करेगा तब ये H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ये सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ये सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ये सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा। इसी बात को हम यहाँ रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं MnO4-। अब आप मुझसे पहले लिख लेंगे प्लीज, थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर के मुझसे पहले लिख के दिखाइए, राइट। यहाँ पे H2S के साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिडिक मीडियम में कर रहा है, और इसके बाद क्या बनाएगा, Mn2+ बनाएगा, मैंगनीज खुद +7 से +2 में आ जाएगा, सल्फर H2S से ये सल्फर बना देगा इसको, और H को बना देगा वाटर, H+ को बना देगा वाटर, H+ कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर। अब आप देखिए यहाँ पे अगेन, यहाँ पे हम अगर बात करें तो ये है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वही पुराना n फैक्टर आया इसका 5, जो कि हम बार बार कह रहे हैं एसिडिक मीडियम में +5 n फैक्टर आएगा। H2S में देखो -2 से 0 सल्फर, 0 -2 से 0, सो -2 से 0 का चेंज, कितने का चेंज है, 2 का चेंज है, तो इसका n फैक्टर, एटम कितने, एक ही एटम है, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना आया, 2 आया, राइट। n फैक्टर कितना आया, 2 आया, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगेन इनका और इनका n फैक्टर निकालोगे, सो 0 से 2 का चेंज, n फैक्टर देखो यहाँ पर सेम ही है, क्यों, 0 से 2 में जा रहा है, एक ही एटम है, तो n फैक्टर 2 है। यहाँ पे n फैक्टर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे n फैक्टर 5 ही है, करेक्ट। बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलो चमक गया, जलाओ बल्ब, जलाओ भाई, बढ़िया से बल्ब जलाओ। चमक गया ना, तो बस यही इंपॉर्टेंट है, यही चमकना इंपॉर्टेंट है, हम वही काम कर रहे हैं। बार बार इसे रिपीट करो, हो जाएगा, बार बार रिपीट करो। देखो डिफिकल्ट तो है, नो डाउट, मान लो ना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट चीज से हम डरते तो है नहीं अपन, ठीक है। जितनी भी डिफिकल्टी आए फेस कर लेंगे, डरना थोड़ी है, डर के आगे जीत है, कर लेंगे, ठीक है। उस जीत को पाने के लिए मेहनत जितनी लगेगी वो अपन कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत पूरी करनी है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है, फिर जो रिजल्ट आएगा वो भगवान देख रहा है ना, भगवान के भरोसे भी तो कुछ चीजें हैं, वो भी तो कुछ करेंगे, कीप हिम एम्प्लॉयड। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आई होप ये 4 जो हमने रिएक्शंस लिखी हैं इतनी आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है।
अब आ रही है बारी एक और इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस की जिसके साथ KMnO4 रिएक्शन करता है। नेक्स्ट वन, ये कौन सा वाला है? फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ। फिफ्थ वन H2O2। कौन है ये? H2O2 क्या है ये? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है ये? हाइड्रोजन परऑक्साइड। पोटेशियम परमैंगनेट हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कौन हो सकता है? हाइड्रोजन की ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन तो ऑलरेडी यहाँ +1 में है और ऑक्सीजन -1 में है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोडक्ट बताओ, ये क्या होगा? 0। ये चेंज हो जाएगा ऑक्सीजन में। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहाँ बात करूं H2O2 से ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ऑक्सीजन में। चलो मैं आपको, मान लो आपको प्रोडक्ट याद नहीं है इस केस में, इस स्पेसिफिक केस की बात कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, -1, -2 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने इसको डिस्प्रपोर्शनेशन में भी पढ़ा था, आप याद करिए, हमने इसको डिस्प्रपोर्शनेशन में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज होगा। खुद ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है? आप देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1। यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है? -1, राइट। अब ये कैसा काम कर रहा है? ये कैसा काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का, या खुद कहो, यहाँ पे ये समझो KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऑक्सीडाइज करेगा तो ये जो O2-1 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। बताओ -1 से बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर इसके लिए क्या है? ये अभी खुद -1 स्टेट में है, बढ़ेगा तो ये होगा, घटेगा तो ये होगा। ठीक है, सो बढ़ेगा तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगी? जब ऑक्सीजन गैस बनेगी। जब ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो यहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकली इसका प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और ये बात आप जितना अच्छे से समझ लें उतना अच्छा होगा, चीजें ईज आउट होती चली जाएंगी। रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पे हमें लॉजिकली बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्यों? क्या हो रहा है? KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है यानी कि परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, -1 से बढ़ के कहाँ जाएगा भाई? -1 से बढ़ के कहाँ जाएगा? 0 पे जाएगा, राइट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सो ये -1 से 0 चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो भाई, तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं। -1 से 0 इंक्रीज है कि डिक्रीज है क्रिश? -1 से 0 इंक्रीज है कि डिक्रीज है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? क्रिश ये बताओ, -1 से 0 में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इस बात का जवाब दो। -1 से 0 इंक्रीज है कि डिक्रीज है? इंक्रीज है ना, सो इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में ये O2 में है, परऑक्साइड के फॉर्म में इस पे -1 है, और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 कब होगा? इंक्रीज -1 की स्टेट में है, -1 से इंक्रीज होके 0 जाना है, यानी कि क्या बनाएगा? इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहां पे
साहब यहाँ पे अंडू का ऑप्शन नहीं है क्या? चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीज़ लिख देती हूँ, -2 -1 और 0 है ना, ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर्स। 0 में ये O2 के फॉर्म में है, ये यहाँ पे O2 माइनस के फॉर्म में है, और ये O2 माइनस, ऑक्साइड, परऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऐसे एग्जिस्ट करता है। अब आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो, वापस आते हैं हम रिएक्शन की तरफ। H2O2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा कौन? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या हो रहा है? पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और इसको किसको? परऑक्साइड आयन को, परऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहा है ऑक्सीजन में। सो आप यहाँ पे प्रोडक्ट देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है? MnO4 माइनस जब हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम में, तो खुद Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर देगा, और हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो आप यहाँ देखिएगा अगेन, वंस अगेन, एन फैक्टर मैंगनीज का +5, यहाँ +7, यहाँ पे 2+। परऑक्साइड आयन में अगर आप देखेंगे -1 से जा रहा है 0, -1 से जा रहा है 0। एक एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 1 से 0 जा रहा है, यानी कि 1 का चेंज है। यहाँ कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना है? 2 × 1 = 2। तो एन फैक्टर इसका कितना आया है? 2 आया है इसका एन फैक्टर। करेक्ट, इसका एन फैक्टर कितना आया है? 2। सो ध्यान से देखिए, परमैंगनेट आयन हाइड्रोजन परऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन में, और खुद परमैंगनेट आयन हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सीजन में, और खुद रिड्यूस हो जाता है Mn2+ आयन में। करेक्ट, बात समझ में आ गई? एक बार आप फिर से इस रिएक्शन को देखिए, ध्यान से देखिए, बोलिए, बार बार बोलिए, ताकि आपके दिमाग में सेट बैठ जाए। H+ तो चला गया ना, H+ तो वाटर में कन्वर्ट हो गया ना, एसिडिक मीडियम के लिए था ना, तो ये यहाँ से ऑक्सीजन लेके इसने ही तो वाटर बनाया है। देखो हर रिएक्शन में यही हुआ है, ये H+ इस ऑक्सीजन को, परमैंगनेट की ऑक्सीजन को लेके चला गया, हर रिएक्शन में यही हुआ है। यहाँ पे H+ इस ऑक्सीजन को लेके चला गया और वहां वाटर बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी वही हुआ है, H+ ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस नहीं करी है हमने अभी, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं करी है हमने। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ है? परमैंगनेट आयन हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन में चेंज कर रहा है, और खुद रिड्यूस हो रहा है Mn2+ में, और खुद रिड्यूस हो रहा है Mn2+ में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार ये यूज में आएगी। और हम एक दो और देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन, पोटेशियम परमैंगनेट जब SN2+ टिन के साथ रिएक्शन करता है, तो वो उसे SN4+ में ऑक्सीडाइज कर देता है। SN4+ में स्टैनस को स्टैनिक में ऑक्सीडाइज कर देता है। MnO4 माइनस प्लस SN2+। जल्दी जल्दी प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करिए क्विकली। MnO4 का क्या होगा? MnO4 माइनस का क्या होगा? जल्दी बोलो, साथ साथ बोलते जाओ। आई होप आपने बोल दिया होगा। SN2+ का क्या होता है? SN2+ 4+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और H+ का क्या होता है? वाटर में चेंज हो जाएगा। ये वाली रिएक्शंस आप बार बार देखेंगे, ये सारी रिएक्शंस होते हुए आगे। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे ये बार बार प्रैक्टिस करा देती हूँ ताकि ये वाला एक लोड खत्म हो। राइट, क्या हो रहा है? परमैंगनेट आयन स्टैनस को, SN2+ स्टैनस को ऑक्सीडाइज कर रहा है स्टैनिक में, खुद रिड्यूस हो रहा है Mn2+ में। बार बार वही हो रहा है, बार बार वही हो रहा है, और H+ को कन्वर्ट कर रहा है वाटर में। चलो जल्दी बताओ इसका एन फैक्टर। +7 और ये +5। एन फैक्टर वही एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट आयन का 5। SN2+, 2+ से 4+, 2+ से 4+। एन फैक्टर
2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, 1 एटम है, 2 का चेंज है, n फैक्टर आ गया 2। आई होप आपको ये भी क्लियर आ गया होगा। क्या पूछना है क्रिश, किस में पूछना है? नंबर बोलो, मैंने यहाँ सब में नंबर्स डाले हुए ना, नंबर बोलो। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। चलो नेक्स्ट वन, लास्ट वन करके आज की क्लास फाइंड अप करेंगे। लास्ट इसको 7th वन, लास्ट वन 7th वन हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब KMnO4 रिएक्शन करता है तो इसे सल्फेट आयन में चेंज कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है KMnO4 तो उसे सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज करता है। अब यहाँ देखो, इस रिएक्शन को देखो, ये रिएक्शन आपको मुझसे पहले अपने आप लिख लेनी चाहिए। अब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H प्लस कन्वर्ट्स टू Mn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस वाटर। ठीक है, SO4 2 माइनस। चलो बहुत बढ़िया क्रिश, वेरी गुड। चलो ओके, सो यहां पे आप देखिए, आज +5 सॉरी +7 +7 यहाँ गया, +2 यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड में +4, सल्फेट में +6, सल्फर डाइऑक्साइड +4 से +6। अब मैंगनीज में देखो कितने का चेंज है, मैंगनीज में देखो कितने का चेंज है। अगेन n फैक्टर इसका कितना है 5, बार बार लगातार एसिडिक मीडियम में MnO4 जो है, MnO4 माइनस जो है पर मैंगनेट जो है वो Mn2 प्लस में चेंज हो रहा है। और सल्फर डाइऑक्साइड अब आप देखो +2 से +4 से +6 में चेंज हो गई है। सो इसका n फैक्टर यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका n फैक्टर यहाँ पे 2 हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसके साथ ये लास्ट था आज की क्लास के लिए, आज की क्लास के लिए लास्ट रिएक्शन थी। आपको प्रोडक्ट्स याद रखने, बार बार इन रिएक्शंस को लिखिएगा, 3-4 बार हर एक रिएक्शन को लिखिएगा, प्रोडक्ट्स याद हो जाएंगे। ये किसको KMnO4 किस में कन्वर्ट करता है, बस ये याद रखना है। और देखो ये सब आप इतनी बार कर चुके हो ना कि अब तो ऑक्सीडेशन नंबर से याद हो जाएगा। लॉजिकली याद रखने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा लॉजिकली कि ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का देखो, सल्फर डाइऑक्साइड में +4 से +6 जा रहा है। सो सल्फर डाइऑक्साइड का नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें है, किसमें है, +4 में है। नेक्स्ट बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर किसमें होता है, +6 में होता है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो +4 से +6 में जाएगा, +4 से +6 में जाएगा, बढ़ के कहाँ जाएगा, +4 से +6 में ही तो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो +4 से +6 में जा रहा है। +6 में जाने का मतलब है कि सल्फेट आयन बनेगा, +6 में जाने का मतलब है कि सल्फेट आयन बनेगा। तो यहाँ पे सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपने आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। आज आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन सीखे हैं। आगे की क्लासेस में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और बाकी रिएजेंट्स की बात करेंगे, राइट। सो ये हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करी थी, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करी थी। आगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स की भी हमें बात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं अब आगे से। चलिए, थैंक यू सो मच। इन क्लासेस की प्रैक्टिस करिएगा एंड डू वेल। बाय बाय।